हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ऋषु बंसल है और मैं हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के अंडर मेडिकल ऑफिसर के पद पर पोस्टेड हूँ। मैंने ये यूट्यूब सीरीज शुरू की है ताकि लोगों को जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस दी जा सके। तो आज की हमारी सीरीज़ में टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोध। कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में पड़ती है, पर इसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को इसके डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि किस टाइम उनके लिए क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ कितनी इफ़ेक्टिव है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो आज हम इस वीडियो में कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सारी चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं जो भी गर्भ निरोध के बारे में अफवाहें या मिथ फैली हुई हैं उनको बर्स्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी मैंने अपनी ओपीडी में देखा है, लोगों ने आके मेरे से क्वेश्चंस किए हैं, मेरे से इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की है, तो आज मैं वो सब इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। सबसे पहली जो मिथ है वो है कि जो यंग कपल हैं वो सोचते हैं कि वो फर्स्ट टाइम जब इंटरकोर्स कर रहे हैं, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनको कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये एक अफवाह है। कोई भी लड़की जिसको पीरियड्स आ रहे हैं, जो कि नेचुरली उम्र जिसकी अंदाजे से मानी जाती है 15 से 45 साल, जो कि ऊपर नीचे भी हो सकती है, वो कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती है अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रही। तो चाहे ये फर्स्ट टाइम है या 10th टाइम है या एनी नंबर ऑफ टाइम है, तो कॉन्ट्रासेप्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो सेकंड मिथ आ रही है वो है कि कपल कह रहे हैं कि हम जी सेफ पीरियड में इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो ये सेफ पीरियड माना जाता है, तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये एक मिथ है, क्योंकि सेफ पीरियड क्या होता है, यूजुअली जो ओव्यूल्यूशन है उसका टाइम पीरियड माना जाता है मिड ऑफ द साइकिल में। जो तो मिड ऑफ द साइकिल के बाद का जो पीरियड है, जो एक वीक बचता है, उसको सेफ पीरियड कंसीडर किया जाता है। बट इन रियलिटी मतलब ये 100% सेफ नहीं होता है, क्योंकि ओव्यूल्यूशन आगे और पीछे भी हो सकती है, जिसके कारण जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं वो रहते हैं। जो थर्ड मिथ है वो ये है कि जैसे कपल्स आके बोलते हैं कि जी हमने पीरियड्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं किया, तो क्या अभी प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती। चाहे पीरियड्स के टाइम पे जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, बट फिर भी एक रिस्क रहता है। और इस टाइम पे भी जिनका छोटा साइकिल है उनके ओव्यूलेशन जल्दी हो सकती है और प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। जो मिथ नंबर 4 है वो है कि जो लेडीज़ कहती हैं कि मैंने सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद अपना वजाइनल एरिया को वॉश कर लिया है अच्छे से, तो मेरे को प्रेगनेंसी नहीं होगी और मुझे कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करने से जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस तो कम हो सकते हैं, बट प्रेगनेंसी पर इसका कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिथ नंबर 5 है कि जो कपल कहते हैं जी हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हमें कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो जिसके कारण जो आपका सीमन है वो वजाइनल एरिया के आसपास डिपॉजिट हो रहा है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है, तो ऐसे में कॉन्ट्रासेप्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। जो मिथ नंबर 6 है उसमें है कि जो कपल कहते हैं कि हम विड्रॉल मेथड को फॉलो करते हैं। विड्रॉल मेथड में होता है कि इजैकुलेशन से पहले जो मेल पार्टनर है वो वजाइनल एरिया से पुल आउट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो इजैकुलेशन सिक्रीशंस होती हैं वो बाहर ही इजेक्ट आउट होती हैं, वो वजाइनल एरिया के अंदर इजेक्ट आउट नहीं होती। पर ये 100% सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसमें टाइमिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर रहता है। अगर वो उस टाइम पे नहीं इजैकुलेट हो पा अगर वो उस टाइम पे विड्रॉल नहीं हो पाता, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कुछ एक प्री इजैकुलेटरी सिक्रीशंस होती हैं जिसमें स्पर्म्स हो सकते हैं, तो भी
प्रेगनेंसी के चांसेस हैं जो वो बढ़ जाते हैं। तो मिथ नंबर 7 है कि मैं जैसे मतलब कपल्स बोलते हैं कि लड़की को पीसीओडी है तो हमें प्रेगनेंसी तो वैसे भी कंसीव नहीं हो रही है, तो हमें कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करना चाहिए। पर ऐसा करने से क्या हो सकता है कि पीसीओडी में जैसे पहले ही पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और इरेगुलर पीरियड में ओव्यूलेशन का बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है, तो कई बार एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन है जो वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो मिथ नंबर 7 है, जब लेडीज़ आके कहती हैं जी हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं बच्चे को, तो हमें कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोध है जो नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसका ये है कि अगर कोई लेडी है वो अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवा रही है फॉर 6 मंथ, इसका मतलब ये है कि बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक वो लेडी सिर्फ बच्चे को अपनी फीड दे रही है, प्लस उस लेडी को कोई पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो वो माना जा सकता है कि उसको कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी ये 100% सेफ़ नहीं है, क्योंकि ओव्यूलेशन उसको कभी भी हो सकता है। मिथ नंबर 8 है कि जो ओल्डर एज लोग होते हैं उनको कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो ओल्डर मेल है वो अपने 60s 70 तक भी स्पर्म उनकी इजैकुलेशन में स्पर्म होते हैं, और जो लेडीज़ हैं जब तक उनको पीरियड्स आते हैं तब तक वो फर्टाइल मानी जाती हैं, उनको प्रेगनेंसी हो सकती है। जब वो अपनी मेनोपॉजल एज में जाती हैं, मतलब उनकी उम्र 45 प्लस हो जाती है, 45 साल से ऊपर हो जाती है, तो उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि उनको मेनोपॉज है जो पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं उनके। तो उस टाइम पे उनको होता है कि शायद पीरियड्स इरेगुलर हैं, उसके करके मतलब वो प्रेगनेंसी का कंसीडर नहीं करती। बट ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं और उनको बहुत एम्बेरसमेंट भी होती है इस चीज़ की। तो आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप मेनोपॉजल कंडीशन तब कंसीडर कर सकते हैं जब आपको कंटिन्यूसली 12 मंथ है जो वो पीरियड्स नहीं आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपको मेनोपॉजल स्टेज है वो जो अचीव हो चुका है, उसके बाद आप कॉन्ट्रासेप्शन चाहे यूज़ ना करें, बट उससे पहले आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए। जो मिथ नंबर 9 है उसमें है कि ऐसा माना जाता है कि कुछ सेक्सुअल पोजीशंस हैं जो वो बर्थ कंट्रोल सेफ होती हैं कि उससे जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होती, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, ये गलत है। उसके बाद जो मिथ नंबर 10 है उसमें है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जाती है उसमें कोई कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं होती, आप विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हो। बट अगर कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि उसका प्लेसेंटा है जो वो लो लाइंग है, नीचे की तरफ है, जहाँ लेडी को ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन है, उसका सर्विक्स वीक है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी है जो वो नहीं करनी चाहिए। मिथ नंबर 11 है, जैसे कि लेडीज़ आके बोलती हैं कि मैडम जी मैं बहुत लंबे टाइम से गोलियां खा रही हूँ, माला डी या माला एन की या कोई भी और मेथड यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे को बीच में छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इनका कोई इफ़ेक्ट हो सकता है मेरी बॉडी पे। तो इसका ये है कि हमने जो कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भनिरोध का मेथड तभी छोड़ना है जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, जब आप उस टाइम के लिए सेक्सुअली इनएक्टिव हो। मोस्ट ऑफ जो भी गर्भनिरोध के मेथड्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं, आप सेफली उनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, सिर्फ कुछ मेथड्स को छोड़कर, जैसे कि एक 3 मंथली इंजेक्शन आता है जिसको अंतरा कहते हैं, वो 2 साल तक आप लगवा सकते हो, 2 साल के बाद वो आपको नहीं लगवाना चाहिए। तो मिथ नंबर 12 है कि जैसे लेडीज़ के मन में ये वहम होता है कि उन्होंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा ली, जैसे कि माला डी और माला एन, और उनको इससे इनफर्टिलिटी हो गई कि अब बच्चा नहीं हो रहा है उनको। तो ये सिर्फ एक मिथ है, जो भी ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये 100% रिवर्सिबल होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इनको खाना छोड़ दोगे तो उसके नेक्स्ट मंथ से आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो और प्रेगनेंसी हो भी जाती है। सिर्फ जो 12 से 13% कपल हैं उनमें इनफर्टिलिटी देखी गई है, जो कि किसी और कारणों के करके होती है। जो गर्भ निरोध मेथड्स हैं उनकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इनफर्टिलिटी उनसे नहीं होती है।
तो मिथ नंबर 13 है कि जो भी लोग कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं तो इससे जो इरिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर है ये प्रमोट होता है। तो ये सिर्फ एक मिथ है। जो लोग कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोध के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये उनका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ही शो करता है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से गर्भ निरोध के जो मेथड्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं और हमें किस टाइम पर कौन सा मेथड है जो वो यूज़ करना चाहिए और कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कम इफ़ेक्टिव है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।